हेलो दोस्तों, पढ़ाओ क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम पीवाईक्यू की एक सीरीज लेकर चल रहे हैं दिल्ली पुलिस का। तो उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कुछ बेसिक कंसेप्ट्स भी देखेंगे, कुछ फैक्ट्स भी देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि WTO वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1995 टू रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। यानी बोल रहा है कि WTO 1995 में तो बन गया, लेकिन किस संस्था को हटाकर बना है। ठीक है, किस संस्था को हटाकर WTO बना है। तो WTO बनता कब है? 1995 डेट दिया है, 1 जनवरी 1995। और WTO के अभी प्रेसिडेंट बोल सकते हो, चेयरमैन बोल सकते हो, कौन है? तो प्रेसिडेंट है आपके नोबोजू नोबोजू ओकन पंजू। ठीक है, ये पहले फीमेल प्रेसिडेंट है, फीमेल प्रेसिडेंट है। ठीक है, और साथ ही साथ फर्स्ट अफ्रीकन फीमेल प्रेसिडेंट है, फर्स्ट अफ्रीकन फीमेल है। ठीक है, तो ये आपको आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए आते हैं एक एक क्वेश्चन। WTO समझ में आ गया। अब समझते हैं, ये पहला ऑप्शन है कि इंडस्ट्रियल बोर्ड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये किसका पार्ट है? ये आपका वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है। यानी वर्ल्ड बैंक जब हम पढ़ते हैं तो वर्ल्ड बैंक में जब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आता है, वर्ल्ड बैंक प्लस IBRD, तो ये उसी का पार्ट है। ठीक है, और ये दोनों का फॉर्मेशन आपका 1944 में होता है। कब होता है? 1944 में। ठीक है, ओ शिट, ठीक है 1944 और 1944 में। ठीक है, तो इसका 1944। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड बैंक के अभी प्रेसिडेंट बोल सकते हो, चेयरमैन कौन है? तो अजय बांगा। ठीक है, अजय बांगा, ये आपके क्या है? वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, ठीक है, अभी आपको ये याद रखना है, अजय बांगा। ठीक है, साथ ही साथ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। इसी को गैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गैट। और इसी को रिप्लेस करके WTO बना है। 1947 में ये बना था। ये ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? 1947 में। और 1947 में जब बना था तब से लेकर 1995 तक इसे गैट बोला जाता है। अब इसका आपसे आपको क्या पूछता है? इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है कि गैट का पूरा नाम बताओ। जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, इसका पूरा नाम क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। लेकिन अब इस गैट को ना 1995 में रिप्लेस करके क्या बना दिया गया? WTO बना दिया गया। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। अब इसमें एक और है IMF। IMF IMF का हेडक्वार्टर कहाँ? IMF बोल सकते हो, IMF का फॉर्मेशन 1944। और इसके जो प्रेसिडेंट है या फिर चेयरमैन है, क्रिस्टेनिया जॉर्जिया। क्रिस्टेनिया जॉर्जिया, टेनिया जॉर्जिया। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट बोल सकते हो, चेयरमैन बोल सकते हो। तो WTO के प्रेसिडेंट और चेयरमैन याद रखना, IMF की याद रखना। ठीक है, क्योंकि IMF का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखो, ये वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों पैसे के ही रिलेटेड काम करते हैं। लेकिन कब काम कर IMF कब पैसा देता है? जब किसी की बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा है, फिजिकल डेफिसिट है, प्रॉब्लम चल रहा है, यानी इकोनॉमिकली जब वो कंट्री क्राइसिस में जाती है, तब उस समय IMF हेल्प करता है। वर्ल्ड बैंक आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आपके उन सब चीजों में पैसा देता है। तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, इस चलते इनका फॉर्मेशन हुआ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। फॉर पूरा इसका नाम याद रखना है, प्लस WTO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका पूरा नाम याद रखना है, सबका पूरा नाम याद रखना है। आज जैसे मान लो कि IBRD दे दिया, बोल दिया कि भाई IBRD का पूरा नाम क्या है, तो IBRD का पूरा नाम क्या है? इंडस्ट्रियल बोर्ड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक, जनरल और फिर जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो इस क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अब इसमें आपको बोल रहा है कि कौन सा ऐसी कमिटी है। देखो, कमिटी है, बोल रहा है कि कौन सी ऐसी समिति है, बेसिकली निम्नलिखित में से कौन सी समिति है जो कि 2012 में गठन किया गया, और उसका उसका टू रिव्यू, क्या रिव्यू करने के लिए, यानी क्या उसे देखने के लिए पॉवर्टी मेजरमेंट मेथोडोलॉजी, यानी जिस तरीके से हम गरीबी को नापते हैं, यानी मेजर करते हैं, जिस तरीके से हम किसी को बोलते हैं कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये इतना BPL में आता है, ये APL में आता है। तो BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, APL माने
एबव पॉवर्टी लाइन। तो किस बेसिस पे हम उसको मेजर करते हैं, क्या उसका इनकम इतना होना चाहिए, यानी पर्टिकुलर फिक्स इनकम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उसी सब चीज को मेजर करने के लिए, उसी को मेजर करने के लिए यानी रिव्यू करने के लिए 2012 में भारत सरकार ने एक कमेटी यानी एक समिति बनाई। उस समिति का आपसे नाम पूछ रहा है कि वो कौन सी समिति है जिसने 2014 में अपनी रिपोर्ट दी। तो 2012 में जो समिति बनी थी, किसके लिए, गरीबी को क्या करना, गरीबी की समीक्षा करने के लिए। तो उस कमेटी का नाम है रंगराजन कमेटी। लेकिन हमें इतना ही नहीं जानना है, रंग राजन कमेटी, ठीक है। इसका फॉर्मेशन 2012 में होता है। और इन्होंने कहा कि 972 रुपए जो बंदा रूरल एरिया में है, इनकम कर रहा है, और प्लस इन्होंने मंथली कंजप्शन, मंथली पर कैपिटा पे फोकस किया था, मंथली पर कैपिटा पे फोकस किया था, ठीक है। और 1407 रुपये कहाँ, अर्बन में इनकम है, तो उसको हम बोल देते भाई गरीब, गरीब नहीं माना जाएगा। तो ये रंगराजन कमेटी का। इसी तरीके से एक और कमेटी आई थी जिसका नाम है तेंदुलकर कमेटी, तेंदुलकर कमेटी। ये आया था 2005 में। तो डेट याद रखना क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। और इन्होंने क्या किया था, तेंदुलकर कमेटी ने ये कहा था कि भाई ये जो हम कैलोरी बेसिस पे पॉवर्टी नापते हैं ना, गरीबी नापते हैं, उसको हटाओ। इन्होंने शिफ्ट किया था, इन्होंने कहा था कि लिविंग ऑफ कॉस्ट पे फोकस करो, लिविंग ऑफ कॉस्ट पे फोकस करो, रेदर देन कैलोरीज बेस्ड, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई किसी ना किसी ने तो कैलोरी बेस पे बताया होगा ना कि गरीबी किस पे नापा जाएगा, किसने, तो उस पे भी हम आएंगे, ठीक है। तो तेंदुलकर आ गए, फिर आएंगे लखड़वाला कमेटी, ठीक है, लखड़वाला कमेटी। ये कमेटी कब आई थी, 1993 में, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था सीपीआई, इन्होंने सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एग्रीकल्चर लेबर और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर, इन दो बेसिस को इन्होंने डिफाइन किया था। ये मेन मोटिव था, ठीक है। और फिर एक आए थे आपके, एक और आए थे, इसमें ऐड कर लेते इधर, वाई की अलग अलग कमिटी, अलग, ठीक है, अलग, ठीक है, वाई की अलग कमेटी, इन अलग, अब ऐसे याद रखना, अलग, ये कुछ अलग बताएंगे, ठीक है। तो वाई की अलग कमेटी ये क्या बताते हैं, कैलोरी बेस्ड बताते हैं, कैलोरी बेस्ड, कैलोरी बेस्ड, कैलोरी बेस्ड यानी खाना, जैसे हम आप एक दिन में कितने, एक दिन में एक पर्सन को कितना कैलोरी भोजन, कैलोरी कितना आपको भोजन करना चाहिए, तो उस बेसिस पे बता रहे हैं कि अगर 2100 कैलोरी किसी कोई अगर खाता है, तो अर्बन की बात कर रहा है, अर्बन यानी शहरी क्षेत्र में, ठीक है, शहरी क्षेत्र में। और 2400 कैलोरी किसके लिए, आपके रूलर के लिए, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज बताया था, क्लियर, इतना चीज क्लियर हो गया। तो ये कुछ कमेटी है जो कि आपको डेट सहित याद रखना है, ये आया था 1979 में, ठीक है। तो डेट सहित याद रखना है, क्या मोटिव था ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो जैसे कि क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, मतलब डिटेल में इतना समझाया, तो अब तो आपको समझ में आ गया कि रंगराजन कमेटी कब आया, 2012 में। तो यही हमसे तो पूछ रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, रंगराजन इज द राइट आंसर। लखड़वाला कमेटी कब आया, 1993 में। तेंदुलकर कमेटी कब आया, 2005 में, ठीक है। और दंडकर कमेटी, ये भी एक कमेटी थी जो कि 1981 में आती है, और ये भी पॉवर्टी से ही रिलेटेड है। तो इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। तो पॉवर्टी से रिलेटेड यानी गरीबी को समीक्षा करने के लिए कैसे मेजर किया जाए गरीबी को, कौन गरीब होंगे कौन अमीर होंगे, उनसे रिलेटेड गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल कमेटी बनाई थी, यानी कुछ आप बोल सकते हो समिति बनाई थी। उनका नाम, उनका पर्पस मैंने आपको समझा दिया विद डेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज आल्सो नोन एज। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को किस नाम से जाना जाता है, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया कब था, तो 1991 मैंने आपको समझाया था। और ये आया कब, और इसको किस नाम से जाना जाए, किस नाम से जाना जाए, तो ग्लोबलाइजेशन नहीं, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक लॉ नहीं, न्यू इकोनॉमिक लॉ नहीं, नाम से क्या लग रहा है, न्यू इकोनॉमिक लॉ नहीं, ये हो सकता है बट
इसमें नहीं जाना। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म इज द राइट आंसर। रिफॉर्म करना है यानी चेंज करना है, बदलाव करना है, सुधार करना है, नए सुधार करना है। लॉ यानी तो कानून हो गया, यानी पहले कुछ कानून हम लेकर आए, लेकिन रिफॉर्म कर रहे हैं यानी हमने सुधार किया। किस चीज में सुधार किया अपनी इकोनॉमी में? तो हमने स्ट्रक्चरल चेंजेस किए। स्ट्रक्चरल चेंजेस जैसे कि आप बता सकते, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एलपीजी मॉडल, एलपीजी आया, यानी जैसे हमारी पहली इकोनॉमी कैसी थी? क्लोज्ड इकोनॉमी थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी, उसको ओपन किया गया, तो इस कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए गए, उसमें एलपीजी मॉडल को अडॉप्ट किया, लिबरलाइजेशन लाया गया, प्राइवेटाइजेशन लाया गया, ग्लोबलाइजेशन, ये सब चीजें हमने रिफॉर्म किया यानी सुधार किया, यानी जो पहले से चलता आ रहा था उसको हमने हटाकर नया चीज लाया, तो दैट इज सुधार। तो उसी चीज को हम ग्लोबलाइजेशन, तो इसको कट कर देंगे, ऐसे नहीं होगा। न्यू इकोनॉमिक लॉ, ऐसा कुछ लॉ नहीं आया था, ठीक है। तो राइट आंसर इज न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब बताओ कि कौन से 5 ईयर प्लान में हमने एलपीजी मॉडल अडॉप्ट किया था? बता दिया था मैंने, कमेंट सेक्शन में आप बताओ, ठीक है। साथ ही साथ आपको बताना है कि जो 5 ईयर प्लान था जिसमें एलपीजी मॉडल अडॉप्ट किया गया था, उसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? ये दोनों चीज आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत बार इसको समझाया, बहुत बार बताया है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको बताना है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर थे और जो आप बोल सकते हो फाइनेंस मिनिस्टर थे और जो प्राइम मिनिस्टर थे, क्या दोनों को, आपको बस यस नो में बताना है, क्या दोनों को भारत रत्न मिला है या नहीं मिला है, या सिर्फ एक को मिला है, ठीक है। क्लियर? तो इतना चीज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, इससे रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम, देखो स्कीम आ गया, यानी स्कीम हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर कोलेटरल फ्री लोन, यानी हमें कोलेटरल फ्री लोन का मतलब क्या होता है? किसी तरीके कोई दस्तावेज, जैसे उस चीजें जमा करनी पड़ती है, कागज, कि भाई मान लो कि आपको अगर 10 लाख का लोन चाहिए, तो आपको 10 लाख का लोन चाहिए, मान लो कि आपने, आपकी प्रॉपर्टी 10 लाख की है, तो क्या आपको गवर्नमेंट 10 लाख का लोन दे देगा? आपने प्रॉपर्टी रखकर, कोलेटरल मतलब आप अपने जमीन का जो कागज है आपने बैंक में रख दिया, ठीक है, वो 10 लाख का है। और क्या 10 लाख का ही लोन मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। कम से कम आपको 8 लाख, वो डिपेंड करता है कि कितना रेशियो उसमें होता है, 8 लाख मिले, 6 लाख मिले, 7 लाख मिले, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, ठीक है। क्लियर? तो कोलेटरल, ये बोल रहा है कोलेटरल फ्री, यानी किसी तरीके का आपको कागज दस्तावेज देने की जरूरत नहीं। तो वो कौन सा स्कीम था जिसमें स्मॉल माइक्रो बिजनेस इंटरप्राइजेस को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उनकी चीजों को डेवलप करने के लिए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए कौन सा स्कीम आया था? तो पहला स्कीम जो था इसका नाम था प्रधानमंत्री रोजगार। इसका पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री रोजगार, रोजगार प्रोत्साहन, प्रोत्साहन योजना। तो नाम इसका क्या है? रोजगार। तो ये तो होगा नहीं। ये कब आता है? 2016 में। डेट याद रखना, डेट जो लिखवा रहा हूं ये याद रखना, ठीक है, ठीक है। प्रधानमंत्री पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसी का यो प्रोग्राम। ये कब आता है? ये आता है आपका 2000 नहीं, 2000 में नहीं, ये आपका आता है 2000, हाँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। और ये आपका आता है 2008 में। कब आता है? 2008 में, ठीक है। क्लियर? अब देखो, अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब आता है? डेट हमें बताया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आता है 2015 में। कब आता है? 2015 में, ठीक है। यह इसका राइट आंसर है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और जो लास्ट ऑप्शन है ये है आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब प्रधानमंत्री जन धन योजना कब आता है? 2014 में, 28 अगस्त 2014। इसका मेन मोटिव क्या था? प्रधानमंत्री जन धन योजना की लोगों का बैंक अकाउंट से क्या करना? कनेक्टिविटी बढ़ाना, ठीक है, फ्री, ठीक है। तो ये चीज था। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मैंने आपको बताया था कि हम माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, इस तरीके से क्या कर देते हैं, हम अपनी इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर देते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज को क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस से व्हाइट से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को दिखे, स्मॉल एंड मीडियम। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि माइक्रो किसे बोलते हैं, किस बेसिस पे अगर होगा तो उसको हम माइक्रो बोलेंगे, किस बेसिस पे हो तो उसको हम माइक्रो, मीडियम, स्मॉल बोलेंगे या मीडियम बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको ओल्ड वाला बताया होगा, ओल्ड वर्जन, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1 करोड़
अगर इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और उसका जो एनुअल टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ है, तो ये आपका माइक्रो कहलाएगा। ठीक है, फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो 2 से 3 करोड़ बोल सकते हो, 5 करोड़ आपका इन्वेस्टमेंट है। क्या है? इन्वेस्टमेंट। और आपका एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए? आपका एनुअल टर्नओवर 50 CR, ठीक है, 50 CR, ठीक है। और ये आपका 2250 CR आपका 2250 CR इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। और एनुअल टर्नओवर 250 CR एनुअल टर्नओवर। ये आपका पुराना डेफिनेशन था। अब न्यू डेफिनेशन जो मार्च में बदल गया, न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट अप 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लेकिन एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए? 10 CR। ये सब CR में है, ठीक है। एनुअल टर्नओवर 80 मैंने लिखा है एनुअल टर्नओवर, तो कंफ्यूज मत होना, 80 का मतलब होता है एनुअल टर्नओवर, ठीक है, क्लियर। अब हम आगे आते हैं। अब इसमें क्या है, ये आपका हो जाएगा 125 80, हाँ 125 इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और एनुअल आपका ये बोल सकते हो कि एनुअल ये होगा 25, ठीक है, 25 CR इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये जो होगा आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 225 हो गया, ये CR हो गया, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। और ये जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 CR, ठीक है, एनुअल टर्नओवर, ठीक है। अब ये जो हो जाएगा आपका 125 CR एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 500 एनुअल टर्नओवर, ठीक है। तो ये आपका कुछ क्या हो जाएगा, ये 100 CR है, 100 CR इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये आपका 25 CR, ठीक है। तो ये आपका न्यू डिफिनेशन है स्मॉल माइक्रो MSME का। तो अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि MSME के मिनिस्टर कौन है, MSME के मिनिस्टर कौन है, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्लास में आपको बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको गलत स्टेटमेंट बताना है, किसके रिगार्डिंग? कि NNP एट ए फैक्टर कॉस्ट इज रेफर टू ए नेशनल इनकम। हाँ, इसी को तो हम नेशनल इनकम बोलते हैं, NNP एट ए फैक्टर कॉस्ट, इसी को हम नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड कौन कौन से? वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है। और आपको कमेंट में ये बताना है कि जो इनकम मेथड है और एक्सपेंडिचर मेथड है, इनके कौन कौन से कंपोनेंट है, ठीक है। इन दोनों के कंपोनेंट मुझे अभी इसी वक्त कमेंट में लिखकर बताओ, क्योंकि ये दोनों मैंने बहुत अच्छे डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, क्लियर। अब पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा बोला है पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आर कंसेप्ट रिलेटेड टू द हाउस होल्ड इनकम। बात सही है। पर्सनल इनकम ये होगा कि जो आप इनकम कमा रहे हो। अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वो हो गया कि जैसे आपने पैसा कमाया, जैसे मान लो कि मैंने 100 रुपए कमाया, तो 100 रुपए कमाने क्या मेरा पूरा इनकम वो मेरे पास रह जाएगा? नहीं, मैं अपना कुछ रेंट दूंगा, मैं कुछ खर्चा पानी करूंगा, तो उसके बाद जो बचेगा दैट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट है कि जीएनपी इंक्लूड आउटपुट प्रोड्यूस बाय द नेशन ओन्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और जीडीपी सब में क्या होता है, एनएनपी सब निकालते हैं, तो क्या करते हैं हम अपना उसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जरूर निकालते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से आते हैं? तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस, ठीक है। ये 4 चीजें आते हैं, आपको याद रखना है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और इसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे हम सारा नेशनल इनकम सब निकालते हैं। तो जीएनपी भी जब निकालते हैं तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही लेंगे, ट्रांसफर ऑफ इनकम थोड़ी ना लेंगे, रेमिटेंस थोड़ी ना लेंगे, वो पैसा जो कि हम कुछ काम करने की वजह से हम कमा रहे हैं, दैट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और इसमें 4 चीज आते हैं। लैंड से क्या आएगा? लेबर को क्या मिलेगा? वेजेस मिलेगा, सैलरी मिलेगा। लैंड से रेंट आ सकता है, कैपिटल से आपका इंटरेस्ट आ सकता है, और एंटरप्राइजेस आपका इनकम,
जो भी आपका प्रॉफिट होगा ये सब चीजें आती है, प्रॉफिट, ठीक है, क्लियर। तो ये जो चीजें होती है ये आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। फोर्थ बोल रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एट ए होम जीएनपी इज मोर रिलेवेंट टू जीडीपी। नहीं, जीएनपी इज मोर रिलेवेंट टू जीडीपी नहीं, क्योंकि जीएनपी में क्या होता है, हम नेशनल चीजों को निकालते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को काउंट करते हैं। जीडीपी में क्या करते हैं हम हमारे जो विद इन द टेरिटरी है उसमें निकालते हैं। जब जीएनपी और जीडीपी एक बार मैं आपको अच्छी तरीके से डिटेल में समझा दूंगा, बस इतना समझो कि जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें इंडियंस चाहे इंडिया में रहे चाहे विदेश में रहे सबका पैसा काउंट होगा। और जीडीपी में क्या होता है, इंडियंस रहे इंडिया में साथ ही साथ विदेशी भी अगर काम कर रहे हैं तो उनका भी पैसा काउंट होता है। तो जीडीपी में विदेशी इंडियन सब काउंट होता है, जीएनपी में सिर्फ इंडियंस का काउंट होता है। क्लियर, इतना चीज क्लियर है। तो इसमें अगर एम्प्लॉयमेंट निकालना है तो उसके लिए मोस्ट रिलेवेंट क्या हो जाएगा हमारा, जीडीपी। तो ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज 4। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर बट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्लियर, कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द सेंसस। अब ये बताओ कि सेंसस सबसे पहले आफ्टर इंडिपेंडेंस कब हुआ था? आफ्टर इंडिपेंडेंस, मैं क्या आपसे पूछ रहा हूं, आफ्टर इंडिपेंडेंस सेंसस जो था कब हुआ था सबसे पहले? आपको ये कमेंट में बताना है, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि अभी जो नेक्स्ट सेंसस होने वाला है वो कब होगा और कितने फेजेस में होगा, ठीक है। ये दोनों चीज आपको बतानी है। अगर आप मेरे लेक्चर को देख रहे हो, अच्छी तरीके से देख रहे हो, तो 100% आप कमेंट में बताओगे, क्योंकि आपको पता होगा। अगर आप मेरे लेक्चर को स्किप करके देख रहे हो, पीछे का लेक्चर आपने नहीं देखा है और डायरेक्ट आ गए हो, तो कृपया कर आपसे अनुरोध है कि आप जाइए और पीछे का लेक्चर देखिए और फिर आप इसमें आकर अपना आंसर दीजिए, ठीक है। क्लियर, तो सेंसस आपको बताना है कि फर्स्ट सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस। और साथ ही साथ अब मैं एक और नया चीज बता रहा हूं, सेंसस जो है वो किस आर्टिकल में आता है, 246, याद रखना 246। और साथ ही साथ ये किसका पार्ट है, अगर जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और आपका क्या रहता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो किस में आएगा, यूनियन लिस्ट में आएगा, स्टेट लिस्ट में आएगा या कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा? मतलब शेड्यूल 7 में तो आएगा, लेकिन किस में आएगा, स्टेट का सब्जेक्ट है, यूनियन का सब्जेक्ट है या फिर कॉन्करेंट का सब्जेक्ट, किसका सब्जेक्ट है? तो ये आपका हो जाएगा यूनियन का, यूनियन। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया कि भाई ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो मैंने अगर होम मिनिस्ट्री थोड़ा सा भी गेस करोगे, होम मिनिस्ट्री, अच्छा होम मिनिस्ट्री किसका ना, यूनियन का ये पार्ट है, तो 246 आर्टिकल में आता है। क्लियर, इतना चीज जो नया चीज मैंने आपको बताया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्टेट में हाईएस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, यानी बौद्धों का आबादी सबसे ज्यादा किस राज्य में है, जो कि अकॉर्डिंग टू 2011 के जनगणना के अनुसार, भारत के जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में बौद्धों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किस स्टेट में है, तो देखो सिक्किम फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। असम, असम का नया कैपिटल मतलब दूसरा कैपिटल डिब्रूगढ़ है, डिब्रूगढ़, ठीक है, डिब्रूगढ़, ठीक है। सेकंड कैपिटल, ठीक है। क्लियर, मध्य प्रदेश से क्या याद रखोगे, मध्य प्रदेश में अभी रिसेंट में, मध्य प्रदेश में रिसेंट में जो एक सिटी है, आपको उसका नाम बताना है। एक सिटी है जो कि क्लीनेस्ट सिटी, स्वच्छ भारत में सबसे ऊपर पे है, तो उसका नाम है इंदौर, इंदौर। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश से क्या याद रखोगे, 58 टाइगर रिजर्व यहीं पे बना है, ठीक है, अभी रिसेंट का है। 58 टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो माधव टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व याद कैसे रखोगे, माधव टाइगर रिजर्व, माधव किसका नाम है, याद करो, पंचायत सीरीज में माधव, ठीक है, वही है, वही माधव टाइगर रिजर्व, उसी के नाम पे ये क्या है, आपका टाइगर रिजर्व है, ठीक है। 58 टाइगर रिजर्व, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ये भी याद रखना है अब। क्लियर, तो ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। और राइट आंसर इज योर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इज योर राइट आंसर। अब महाराष्ट्र से रिलेटेड क्या क्या चीजें याद रखोगे, तो पहला अंडरग्राउंड म्यूजियम यहीं पे बन रहा है, पहला अंडरग्राउंड म्यूजियम, फर्स्ट अंडरग्राउंड म्यूजियम नहीं, फर्स्ट अंडरग्राउंड म्यूजियम, फर्स्ट, हाँ अंडरग्राउंड है कि एक तरीके से, एक सेकंड इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं, मैं बताता हूँ अभी कुछ देर में ही बताता हूँ। और क्या याद रखोगे महाराष्ट्र से, वेव, वेव आपको याद रखना है, वेव ये अभी सबमिट हुआ यहीं पे, ठीक है।
महाराष्ट्र से याद रखोगे एआई समिट, एआई यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यहीं पे हुआ, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और साथ ही साथ फर्स्ट अंडरग्राउंड अंडर वाटर सॉरी फर्स्ट अंडर वाटर जो फर्स्ट अंडर वाटर जो आपका म्यूजियम है यहीं पे बन रहा है, फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम, क्लियर, यहीं पे बन रहा है, क्लियर। तो इतना चीज आपको याद रखना है। राइट आंसर इज महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में क्या है सबसे ज्यादा, क्या है सबसे ज्यादा आपका, बोलो, सबसे ज्यादा जो बौद्ध लोग हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में महाराष्ट्र में ज्यादा है। अब मुझे आप कमेंट बताओ कि सबसे लोएस्ट मेल लिटरेसी किस स्टेट का है, सबसे लोएस्ट मेल लिटरेसी किस स्टेट का। साथ ही साथ आप मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा मेल लिटरेसी किस स्टेट का है। दो क्वेश्चन आपको बताना है कि सबसे ज्यादा मेल लिटरेसी किस स्टेट का है और साथ ही साथ सबसे कम मेल लिटरेसी किस स्टेट का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्थ प्लान। अब बताओ फोर्थ 5 ईयर प्लान कब लगा था। तो पहला 5 ईयर प्लान 1951 से 56, 1956 से लेकर 61, 1961 से लेकर 66। अब 1966 से लेकर 1969 ये टाइम पीरियड क्या था, ये टाइम पीरियड हॉलीडे का, हॉलीडे, ठीक है, प्लान हॉलीडे इसको बोलते हैं, प्लान हॉलीडे, ठीक है, इतना चीज। अब 1969 से लेकर 1974 ये आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान का टाइम है। क्या है फोर्थ 5 ईयर प्लान का, फोर्थ 5 ईयर प्लान, ठीक है, फोर्थ 5 ईयर प्लान। अब इसी समय याद रखना फोर्थ 5 ईयर के टाइम में ही इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन गोल हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान में नहीं था, गोल हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान में था, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फोर्थ 5 ईयर प्लान का इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो भाई इंप्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली एंड प्लानिंग प्रोग्राम, हाँ सही है। इट हैड ए ट्विन ऑब्जेक्टिव ग्रोथ विद सस्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस, हाँ इसके दोहरे उद्देश्य थे, स्थिरता के साथ साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धियां, यानी ये भी करना, यानी अपने आप में क्या करना, स्टेबिलिटी लाना, साथ ही साथ अपना सेल्फ रिलायंस यानी सेल्फ होना, सेल्फ चीजों में, अपने चीजों में विश्वास, आत्मनिर्भर होना, ठीक है। थर्ड है कि प्लान इज कंसिडर्ड टू बी बिग सक्सेस। अगर प्लान इज कंसिडर्ड टू बी बिग सक्सेस होता तो मैं आपको शुरू से ही पहले ही लेक्चर से बता रहा हूं 5 ईयर प्लान, तो उसमें मैं इसका नाम लेता ना कि फोर्थ 5 ईयर प्लान इज द बिग सक्सेस, बहुत अच्छा प्लान, बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हुआ, जो भी गोल रखा गया सब अचीव हुआ होता, तो मैं बताता ना। तो यही थोड़ा सा मुझे गड़बड़ थी, यानी ये स्टेटमेंट आपका क्या है, राइट हो गया, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, बिग सक्सेस नहीं हुआ था, ठीक है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द इन्फ्लक्स ऑफ बांग्लादेश रिफ्यूजी बिफोर दैट। अब देखो, अब ये देखो टाइम पीरियड 1969 से 74, और इसी समय तो 1972 में 1971 में लड़ाई हुआ, याद करो, और इसी समय 1972 जो हमारा बांग्लादेश, इंडो बांग्लादेश लड़ाई हुआ था, और बांग्लादेश का फॉर्मेशन इसी समय में हुआ था, क्लियर। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है, यानी तीनों स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, यानी राइट आंसर हमारा, क्योंकि गलत ही पूछ रहा है, ठीक है, बोल रहा है ना नॉट, तो नॉट में यही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स क्रॉप्स रिलेटेड टू खरीफ सीजन। अब ये बताओ पीएम फसल बीमा योजना, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम फसल बीमा योजना में खरीफ, देखो हमारे यहाँ क्रॉप पैटर्न को ना 3 पार्ट में, बेसिकली 3 पार्ट में, नॉर्थ इंडिया में क्रॉप पैटर्न को 3 पार्ट में डिवाइड किया, खरीफ, रबी और जैद। खरीफ वो हो गया कि जब बारिश का मौसम आता है, बारिश जब सावन बोलते हैं जिसे, जब बारिश का मौसम आता है तो उस समय हम क्या करते हैं, उसको कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। और जब उसका जैसे दिवाली वाली के से पहले उसका क्या करते हैं, उसका कटाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये खरीफ हो गया। खरीफ में फसल बीमा योजना में कितना परसेंट दिया गया, कितना परसेंट दिया गया, 2% फसल बीमा। और राबी पर कितना दिया गया, राबी ठंडे के टाइम पे लगाया जाता है, ऐसे याद रखो, खरीफ हो गया बरसात के समय और रबी हो गया ठंडे के टाइम पे। और इसको 1.5% फसल इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं, इंश्योरेंस, ठीक है। और आपका जैद बोल सकते हो, हॉर्टिकल्चर, इन सबको 5% इंश्योरेंस दिया गया, इंश्योरेंस, क्योंकि नाम ही है बीमा, तो बीमा किससे रिलेटेड है, इंश्योरेंस से रिलेटेड, ठीक है। और रबी किससे, रबी आपका विंटर वाला, जब हम विंटर में कल्टीवेशन करते हैं
उसमें, और खरीफ हो गया जब हम रेनी सीजन में करते हैं। और भाई ये बताओ, अब क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इसमें से खरीफ सीजन का प्रोडक्ट नॉर्दर्न स्टेट में, क्योंकि नॉर्दर्न स्टेट में है। तो देखो वीट मैंने आपको क्या बताया, वीट आपका उसको पानी कम चाहिए, वीट को पानी कम चाहिए, तो ये ठंडे में होता है। और रबी तो ऐसे याद रखना, रबी जो है वो ठंडे के समय में रोटी ही खाता है। रबी क्या है, ठंडे के समय में रोटी ही खाता है, तो वो रोटी है, यानी रबी क्या हो गया, रबी के साथ समय क्या हो जाएगा, वीट। तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। दूसरा ये भी कैंसिल हो गया, वेट जहां है कैंसिल हो गया। ठीक है, तीसरा आपका, ये आपका तीसरा इज द राइट आंसर। ठीक है, और चौथा आपका ये भी आपका रवि का हो गया, इसमें अगर वीट हम ऐड कर देते हैं तो याद करने वाला क्या हो गया, फोर्थ वाला आप याद कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है कि बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, वीट इज द क्रॉप ऑफ रबी सीजन। किसका, रबी सीजन, क्रॉप ऑफ रबी सीजन। ठीक है, क्लियर। तो राइट आंसर इज 3। इतना चीज याद रखना, फसल बीमा योजना याद रखना, कितना कितना इंश्योरेंस मिल रहा है ये भी याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ नेशनल इनकम। किसका, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के कंटेक्स्ट में बताना है डेप्रिसिएशन इज अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है कि आउटडेटेड। ठीक है, आउटडेटेड। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है, आउटडेटेड। तो देखो, जब हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं, डेप्रिसिएशन को हम तीन चार चीजों, जैसे वियर एंड टियर हो गया, ऑब्सोलेंस हो गया। यानी जैसे मान लो कि मैं एक मशीन खरीद के लाया, ठीक है, उसका दाम 100 रुपया था। ठीक है, मैं एक मशीन खरीद के लाया, 100 रुपये उसका दाम था। मुझे उम्मीद है कि कुछ उसमें वियर टियर होता रहेगा, कुछ क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस का काम उसमें होता रहेगा, उसके लिए मुझे कुछ खर्चा अलग से निकालना पड़ेगा, तो उसी चीज को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो क्या डेप्रिसिएशन अनएक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड है भाई। मैंने माना है कि आने वाले टाइम में इस मशीन में मुझे मेंटेनेंस का पैसा इतना देना पड़ेगा, वियर एंड टियर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आउटडेटेड हो सकता है ये टेक्नोलॉजी, तो ये एक्सपेक्टेड होगा ना। अनएक्सपेक्टेड कैसे हो जाए, अनएक्सपेक्टेड यानी अप्रत्याशित। अनएक्सपेक्टेड यानी मैंने ऐसा उम्मीद नहीं रखा। डेप्रिसिएशन उम्मीद रखा जाता है, यानी ये आपका गलत हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि कैपिटल लॉस, ये आपका बोल रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल इनकम, आइडेंटिफाई द करेक्ट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया कि नहीं भाई, डेप्रिसिएशन इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। क्या होगा, एक्सपेक्टेड, ये अन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ऑब्सोलेंस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ठीक है, तो इसको मैं वो नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो फिर बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर तो इधर पढ़ा रहे हैं, इधर क्या कर रहे हैं। ठीक है, और कैपिटल लॉस इज अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। हाँ, अब कैपिटल लॉस का मतलब हो गया कि जैसे मान लो कि आपने फैक्ट्री वैक्ट्री लगाई, बस एकदम बढ़िया से चल रहा है, फैक्ट्री वैक्ट्री सब चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब आपने बनाया, मस्त एकदम चल रहा है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, कुछ नेचुरल डिजास्टर आ गए। नेचुरल डिजास्टर आएगा, जब नेचुरल डिजास्टर आएगा तो हो सकता है कि आपकी फैक्ट्री टूट जाए, रोड सड़कें, जो मशीन है वो सब खराब हो जाए, टूट जाए, खराब हो जाए। तो उसमें क्या होता है, वो अनएक्सपेक्टेड होता है कि भाई अब मुझे थोड़ी पता है कि कल अर्थक्वेक आने वाला है, परसों अर्थक्वेक आने वाला है, या कोई नेचुरल डिजास्टर आने वाला है, ऐसा मुझे थोड़ी पता है, नहीं पता है। तो ये अनएक्सपेक्टेड होगा कि भाई ये अनएक्सपेक्टेड चीज है, यानी कैपिटल लॉस इज अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। हाँ भाई, बात सही है। ठीक है, क्लियर। तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही होगा। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट गुड्स गेट कंप्लीटली यूज्ड अप और ए रीसोल्ड ड्यूरिंग द गिवन ईयर। नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, ये आपका सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका गलत स्टेटमेंट होगा। इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होता है, फाइनल गुड्स होता है। ठीक है, क्लियर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ओनली 2। ओनली 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट, रेस्ट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, क्यों रेस्ट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन में ऑब्सोलेंस जो कंसेप्ट है वो क्या होता है, आउटडेटेड कंसेप्ट होता है, और डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेक्टेड होता है कि हमें डेप्रिसिएशन करना है, यानी कुछ पैसा रुपया अपने से मेंटेनेंस अपना पैसा निकाल के रखना है, ताकि हम अपने मशीन में वियर एंड टियर, आउटडेटेड कुछ टेक्नोलॉजी चेंजेस हो गई तो उसके लिए हम अपना पैसा निकालते हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन। और कैपिटल लॉस जो होता है अनएक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि कैपिटल लॉस नेचुरल डिजास्टर की वजह से होता है, और नेचुरल डिजास्टर हमें पता नहीं कब आएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से जो होता है उसे दैट इज अनएक्सपेक्टेड। तो ये राइट आंसर इज कैपिटल। ठीक है, यानी राइट आंसर आपका ओनली 2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, एक्सप्लेनेशन भी अच्छे लगे होंगे, और साथ ही साथ आपको जो भी मैंने क्वेश्चन दिया है उसको आपको कंप्लीटली कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।